नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज का जो ये एपिसोड है, हम बात करेंगे इसमें एनआरआईज यानी अप्रवासी भारतीयों की। वो भारतीय जो भारत में नहीं रहते हैं लेकिन मूलतः भारत में हैं, और उन पर किस तरीके के टैक्स नियम लगते हैं, कितने दिन वो भारत में रहें तो उन पर टैक्स लग जाता है, जिस देश में वो टैक्स भरते हैं, जिस विदेश में जब वो रहते हैं तो क्या वहां पर भी उनको टैक्स देना पड़ता है। तमाम ऐसी बारीकियां हैं जो लोगों को समझना बेहद जरूरी है। तो आज के शो में हम क्या खास चर्चा करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसकी बारीकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज के शो में खास हम समझने वाले हैं कि क्या है भारत में विदेशी निवेश कैसे बने आसान, एनआरआई पर क्या है टैक्स नियम, भारत में फंसे एनआरआई के लिए टैक्स राहत के क्या होंगे फायदे, साथ ही एनआरआई कैसे करें म्यूचुअल फंड में निवेश। और इस पर सबसे पहले बातचीत करने के लिए हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग हैं, जिनसे हम समझेंगे कि एनआरआई पर जो टैक्स के तमाम नियम हैं उनके मायने क्या हैं। काफी एनआरआईज हमें सवाल भेजते हैं और समझना चाहते हैं कि जो वो कमाते हैं भारत में, जो उनकी आय है, क्या उस पर टैक्स लगेगा, या बहुत सारे अलग अलग तरीकों से उन पर टैक्स के प्रावधान क्या कहते हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में एक बार फिर से। और आज का जो हम टॉपिक है वो एनआरआईज यानी अप्रवासी भारतीयों पर डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल हमसे ये होता है, क्योंकि आईटीआर भरने का जब समय होता है तो एनआरआईज काफी ज्यादा चिंता में पड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि क्या भारत में भी उनको रिटर्न भरने की जरूरत है अगर किसी भी तरीके की उन्होंने कमाई यहाँ पर की है। तो जरा एनआरआई के लिए जो रिटर्न आईटीआर के नियम है वो क्या कहते हैं, उस पर रोशनी डालिए। देखिए स्वाति, आज का टॉपिक बहुत रेलिवेंट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि कोविड-19 के चक्कर में सब कुछ उलट पुलट हो गया है। हम बात करेंगे नॉन रेजिडेंट इंडियंस की। देखिए स्वाति, हमारे देश में जो कर के कानून है उसमें कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन को अलग से कोई ना तो छूट मिलती है ना ही कोई प्रिविलेज मिलता है। हमारे यहाँ पर जो टैक्स के नियम है वो रेजिडेंस पे डिपेंड करते हैं। जो धारा 6 कहती है, अगर आप चाहे अनिवासी भारतीय हैं चाहे आप विदेशी हैं, अगर आप 182 दिन से ज़्यादा हिंदुस्तान में पिछले साल में रहे हैं, 182 डेज और मोर, क्योंकि 365 दिन होते हैं पूरे साल में, तो उसका आधा आधा 6 महीना हो गया, या पिछले साल में आप 60 दिन रहे और उससे पिछले 4 सालों में 365 दिन से ज़्यादा रहे, तो उसको हम कहते हैं रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंस इन इंडिया। तो अगर आप रेजिडेंट बन जाते हैं भारत में तो आपको पूरी ग्लोबल इनकम पर टैक्स देना होता है। आपने जहां कहीं भी कमाई हो, ऑफ कोर्स आपको, अगर आपकी बाहर की इनकम पर आपको टैक्स लग रहा है और वहां पर आप टैक्स देकर आए हैं तो आपको उसका क्रेडिट तो मिलेगा। लेकिन जो एनआरआई की है उनके लिए 3 स्पेशल प्रोविजन सरकार ने दिए हैं। एक तो आप अगर एनआरआई बाहर से आता है तो 115 ई में एक स्पेशल प्रोविजन दिया है। दूसरा, अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या नॉन रेजिडेंट इंडियन जो भारत का नागरिक है और जो विदेश में रहते हैं, मतलब उन्होंने भारतीय नागरिकता नहीं छोड़ी है, उनके लिए कहा है कि अगर आप 120 दिन से कम हिंदुस्तान में आ गए, 60 दिन का नियम उनके नहीं लगेगा, आप 120 दिन तक आ जाते हैं तब भी हम आपको रेजिडेंट नहीं मानेंगे। जहां तक रिटर्न भरने का सवाल है स्वाति, जो आपने सवाल पूछा, चाहे रेजिडेंट हैं चाहे नॉन रेजिडेंट हैं चाहे फॉरेन सिटीजन है, अगर आप हिंदुस्तान में कोई भी इनकम कमाते हैं और आपने 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा आपकी इनकम हुई तो आपको रिटर्न तो भरनी ही पड़ेगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और एनआरआई के केस में या विदेशी के केस में स्वाति क्या होता है कि टैक्स विथहोल्ड कर लिया जाता है, टैक्स काट लिया जाता है, तो उनको तो रिटर्न भरनी ही चाहिए। एक और बात बताइए सुनील जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है और काफी लोग समझना भी चाह रहे हैं कि मानिए जो एनआरआई हैं वो भारत में तो रहे काम करने के लिए 182 दिन का जो आपने एक टाइम फ्रेम बताया है, और उनका अपने देश में भी टैक्स कट गया, तो ये जो टैक्स पर जो ये टैक्स क्रेडिट मिलने का जो ये पूरी प्रक्रिया होती है वो कितनी आसान या किस तरीके से पूरी की जाती है? देखिए स्वाति, हमने ना बहुत सारे देशों के साथ में डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट कर रखा है, जिसको हम DTAA कहते हैं। तो 2 तरह से वो नियम रखते हैं।
पहला तो क्या होता है, कुछ देशों के साथ में हमारा टैक्स है कि जहां हम टैक्स एग्जम्पशन करते हैं कि कोई इनकम हमारे यहाँ पर टैक्स होगी तो वहां पर टैक्स नहीं होगी। और बाकी केस में क्या होता है कि अगर आपने उस देश में भी टैक्स दे दिया, अब क्योंकि मान लीजिए आप रेजिडेंट हैं, आप रेजिडेंट बन गए, आप 182 दिन से ज्यादा हिंदुस्तान में हैं, आपने हिंदुस्तान में कमाई की और आपका मान लीजिए लंदन में एक हाउस है या लंदन में आपका बिजनेस चल रहा है, आपको वहां भी टैक्स देना पड़ रहा है। तो क्या होगा कि जो वहां पर आप टैक्स देकर आएंगे उसका प्रोपोर्शनेट टैक्स क्रेडिट आप यहां भी चार्ज कर सकते हैं, वहां पे उसका क्रेडिट ले सकते हैं, अदरवाइज तो आपको डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो इसलिए सरकार ने नियम दे दिया कि आप टैक्स का क्रेडिट ले लीजिए। और जिस देश में आप रहते हैं, अगर हमारा वहां पर एग्जम्पशन है, जैसे आपको पता होगा पहले लोग मॉरिशस रूट से आया करते थे, मॉरिशस से इन्वेस्टमेंट किया करते थे। मॉरिशस रूट क्या था कि हमारे यहाँ पर जो मॉरिशस का ट्रीटी थी उसमें यह लिखा हुआ था कि कैपिटल गेन पे हिंदुस्तान टैक्स चार्ज नहीं करेगा, वो मॉरिशस की एंटिटी मॉरिशस ही चार्ज करने का उसका अधिकारी होगा। तो इसलिए लोग मॉरिशस रूट से आया करते थे। बाद में 2017 में उसको प्लग कर दिया। अब मॉरिशस रूट से भी आप आते हैं तो आपको हिंदुस्तान में भी टैक्स देना होगा और वहां जाके आप टैक्स क्रेडिट ले लीजिए। तो टैक्स जो क्रेडिट है वो तभी मिलता है अगर आपके देश और जिस देश में आप रहते हैं, मतलब एनआरआई तो आप भारत के लिए हैं, लेकिन जिस देश में आप रहते हैं उसके साथ डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी अगर आपकी है, अगर दोनों देशों की है, तो टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा। अब टैक्स रेट की बात करते हैं सुनील जी। ये जो पूरा टैक्स रेट हमारे स्ट्रक्चर में, भारतीय इनकम टैक्स स्ट्रक्चर में बना हुआ है, क्या वैसा ही टैक्स रेट, वैसा ही टैक्स स्ट्रक्चर एनआरआईज के लिए भी एप्लीकेबल है? बिल्कुल सिमिलर टैक्स स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सिमिलर। अगर आप, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिविजुअल की डिफाइन किया गया है, आप नॉन रेजिडेंट हैं, आप रेजिडेंट हैं, आप एनआरआई हैं, आपको वही इनकम लगेगी। 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, उसके बाद 20% और फिर 30% 10 लाख से ऊपर। हाँ, आप नए स्लैब में भी जा सकते हैं, 115 BAC जो पिछली बार मैडम फाइनेंस मिनिस्टर लेके आई थी, वहां पर भी आप जा सकते हैं। तो इंडिविजुअल के लिए सेम रेट ऑफ टैक्स है, बिल्कुल कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता है। ओके, तो बेसिकली जैसा टैक्स स्ट्रक्चर आप सबको मालूम है, आपके लिए है कि 2.5 लाख तक अगर आय है आपकी सालाना तो कोई टैक्स नहीं लगता, 5 लाख तक 5% टैक्स लगता है, 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर तो 30% टैक्स। तो एनआरआईज के लिए भी यही है। लेकिन कोई ऐसी छूट जैसे धारा 87A में उसकी छूट? हाँ, ये बड़ा सवाल आपने अच्छा पूछा स्वाति। जो धारा 87A क्या कहती है कि अगर आपकी 5 लाख रुपए की टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम है तो उस पर टैक्स बनता है 12,500 रुपए, और 12,500 रुपए की छूट मिल जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि 5 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन ये छूट नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलती है, उसके लिए ये लाभ नहीं है, ये केवल रेजिडेंट असेसी को मिलता है। तो 12,500 का नुकसान तो उसको उठाना ही पड़ता है, उसको अपनी इनकम पर यहाँ टैक्स देना होगा अगर 2.5 लाख से ज्यादा इनकम है तो। ओके, अब ये बताइए, ये सबसे बहुत जरूरी सवाल है और कई एनआरआईज ये जानना चाहते हैं कि जो एनआरआई भारत में व्यापार करते हैं, कई एनआरआईज हैं, उनका जो बिजनेस है वो भारत में भी है, तो उनकी जो टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं या जो कुछ नियम बने हुए हैं वो किस प्रकार के हैं और वो कितने आसान है उनके लिए व्यापार करना? देखिए स्वाति, हमारे यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि टैक्स का स्ट्रक्चर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन हमने अनिवासी भारतीयों के लिए, यानी जो इंडियन सिटीजन बाहर रहते हैं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है? जिनके पिता, दादा या परदादा का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था, उनको हम PIO कहते हैं। अगर ऐसे लोग हिंदुस्तान में आकर व्यापार करते हैं तो क्या होगा? तो जैसे मैंने बताया था कि नियम क्या कहता है कि अगर आप 60 दिन तक हिंदुस्तान में थे पिछले साल और उससे पिछले सालों में 365 दिन तक हिंदुस्तान में थे तो आप रेजिडेंट बन जाते थे। वो कहते थे साहब देखिए, हम गुजराती हैं, हम बाहर रहते हैं, या हम पंजाबी हैं, हम सिंधी हैं, हम बाहर रहते हैं, हम यहाँ व्यापार करते हैं, लेकिन 60 दिन का पीरियड तो बहुत कम है। अब जैसे ही 60 दिन ज़्यादा रहते हैं आप हमारी ग्लोबल इनकम को भी टैक्स कर देते हैं। तो सरकार ने एक छूट दी थी कि अगर आप 181 दिन तक हिंदुस्तान में रहेंगे, 181 डेज तक, तो हम आपको नॉन रेजिडेंट ही मानेंगे। आप व्यापार कर लीजिए, हम आपको नॉन रेजिडेंट मानेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि हम आपकी जो ग्लोबल इनकम है, जो आपकी विदेश में आय हो रही है, उस पर हिंदुस्तान में टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। केवल हिंदुस्तान की इनकम को जो भारत में आप कमा रहे हैं उसको ही हम चार्ज करेंगे। लेकिन स्वाति,
पिछले फाइनेंस एक्ट में मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने गूगली चला दी थी, एक स्पिन गेंदबाजी चला दी थी। तो क्या कहा था उन्होंने? ये कहा था कि देखिए 182 दिन तो बहुत है। लोग क्या करते थे कि वहां पर हिंदुस्तान में व्यापार करते थे और प्रॉफिट को इसलिए शिफ्ट कर लिया करते थे कि हिंदुस्तान में उसको टैक्स नहीं मिलता था। एक गूगली क्या चलाई, 182 दिन को घटाकर 120 दिन कर दिया कि अगर आप 120 दिन से कम हिंदुस्तान में रहेंगे तो नॉन रेजिडेंट माने जाएंगे। अब उस पीरियड का क्या हुआ 120 दिन और 181 दिन के बीच में? तो भारत ने कहा, मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर आप 120 दिन से और 181 दिन के बीच में हिंदुस्तान में रहते हैं, यानी आप 181 दिन तक रहते हैं और आपकी जो भारत से होने वाली व्यापार जो इनकम है वो 15 लाख रुपए तक है या 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो हम आपको रेजिडेंट मान लेंगे। लेकिन जब इस पर बहुत शोर शराबा हुआ तो मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट तो मानेंगे बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानेंगे। यानी इसका क्या मतलब हुआ, हम आसान भाषा में समझाते हैं। अगर आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गए तो आपको किस इनकम पर टैक्स देना है? ऑफ कोर्स जो आपने हिंदुस्तान में कमाई उस पर, या आपने ऐसा कोई व्यापार जो आप हिंदुस्तान में कर रहे हैं लेकिन उसका कंट्रोल आप विदेश में कर रहे थे, या ऐसा कोई प्रोफेशन जो आप हिंदुस्तान में सेटअप कर रखा है, केवल उसी दो आय पर टैक्स देना है। बाकी हम आपकी बाहर की इनकम को, विदेश की इनकम को टैक्स नहीं करेंगे। तो ये नॉन रेजिडेंट इंडियन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को एक स्पेशल रिलीफ दिया है सरकार ने धारा 6 में। ओके, तो एनआरआईज के लिए कई ऐसे नियम, कई ऐसी रियायतें भी और कई ऐसे स्पेशल प्रोविजंस है जो आप सबके लिए समझना जरूरी है अगर आप नॉन रेजिडेंट इंडियन या अप्रवासी भारतीय हैं, वो हम समझ रहे हैं। खास तौर से ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि कोविड की वजह से जो अप्रवासी भारतीय भारत में फंस गए उनके लिए क्या 182 दिन का तो आपके पास एक लिमिट है कि आपको 182 दिन से ऊपर रहेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, उसमें राहत देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, इस पर चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए मनी गुरु। तो एनआरआई पर टैक्स नियम हम समझ रहे हैं मनी गुरु में। टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग से हमारी बातचीत जारी है। सुनील जी, हम आपसे अब ये समझना चाहते हैं कि कोविड के टाइम पर हमने देखा कि काफी ज्यादा ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हो गई और कोई कहीं पर जा ही नहीं पाया, इसलिए कई बहुत सारे जो एनआरआईज थे जो भारत में आए हुए थे वो फंस गए जहां के तहां, वो वापस अपने देश में जा ही नहीं पाए। अब ऐसे में जिन्होंने 182 दिन का वो जो एक टाइम फ्रेम है वो अगर पार कर लिया होगा, उनके राहत के लिए क्या नई ताजा एक जानकारी सरकार की तरफ से आई है? देखिए स्वाति, ये ऐसा मसला है जिसमें सारी सरकारें बड़े दुविधा में हैं कि हम क्या करें, क्योंकि नियम बड़े सेट थे। अब इसमें दो फाइनेंशियल ईयर में दिक्कत आ गई स्वाति। पहला तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, क्योंकि 19-20 में 20-22 मार्च के आसपास हमारे यहाँ पर लॉकडाउन लगा था, तो उसके लिए तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्योंकि 9 दिन या 10 दिन का टाइम था, तो सरकार ने एक सर्कुलर निकाल दिया था कि देख लीजिए कि जो आप अगर मान लीजिए आप हिंदुस्तान में आ गए और क्वारंटीन हो गए किसी कारण से, तो उस क्वारंटीन के पीरियड को प्लस 22 मार्च से लेकर या 20 मार्च से लेकर और 31 मार्च तक का पीरियड हम काउंट ही नहीं करेंगे 182 दिन में। ये काम तो किया था फाइनेंशियल 19-20 के लिए। अब समस्या आ गई मार्च 20-21 यानी फाइनेंशियल 20-21 में, क्योंकि स्वाति जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर देशों में जो रेजिडेंस का नियम है वो 182 दिन वाला ही है। पूरे साल का आधा होता है 182 दिन। तो कुछ कंट्रीज ने तो क्या कहा है, जैसे यूएसए ने 60 डेज का रिलीफ दे दिया है कि 60 डेज तक हम काउंट नहीं करेंगे रेजिडेंस को। लेकिन भारत सरकार ने 3 मार्च को एक सर्कुलर निकाला है, 3 मार्च 2021 को, और ये कहा है कि देखिए आप या तो डीटीए का बेनिफिट ले लीजिए या एक टाइप ब्रेकर रूल होता है स्वाति कि अगर मान लीजिए आप 2 कंट्री में रेजिडेंस हो गए, मतलब आपने अगर 2 कंट्रीज का रेजिडेंसी किसी कारण से बन जाता है आपका, तो टाई ब्रेकर रूल में हम देखते हैं कि वो आदमी, वो व्यक्ति किस देश के ज्यादा करीब है, उसका घर कहां पर है, उसका परिवार कहां रहता है, उसका व्यापार ज्यादा कहां पर होता है और वो हैबिचुअली कहां रहता है, तो उसको हम टाई ब्रेकर रूल कहते हैं। और टाई ब्रेकर में मान लीजिए क्रॉस हो जाता है, वो बराबर उसके मान लो इंटरेस्ट दोनों जगह बराबर हैं, तो दोनों देश के अधिकारी बैठकर फैसला करते हैं कि कौन सा कंट्री इसको रेजिडेंस मानेगा और कौन सा कंट्री सोर्स पे टैक्स लेगा। तो सरकार ने सर्कुलर में ये कहा है कि आप एक काम कीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप 31 मार्च 2021 तक एक फॉर्म दिया है, जो सर्कुलर मैंने आपको बताया 3 मार्च वाला, उस फॉर्म को भर लीजिए।
तो आप टाई ब्रेकर रूल अपना लीजिए, आप डीटीए का बेनिफिट ले लीजिए। तो सरकार ने अभी ऐसा कोई ब्लेंटेंट छूट नहीं दी है 50 दिन की, 60 दिन की, 70 दिन की। अभी सरकार जांच कर रही है कि हमें कितनी परेशानियां इसमें आएंगी। तो ऐसे लोगों से कहा है कि आप एक फॉर्म भर के हमें जमा करवा दीजिए, हम आपकी टैक्स लायबिलिटी निकाल देंगे। ओके, बिल्कुल। तो ये तो हमने समझ लिया कोविड के दौरान भारत में फंसे एनआरआईज पर किस तरह टैक्स में राहत मिली है। अब आपको बताते हैं, मनी गुरु में हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे अब हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले परिचय करा दे, हमारे साथ डॉक्टर BK मोदी हैं, ग्लोबल चेयरमैन है फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया फोरम। डॉक्टर मोदी, आपका बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर मनी गुरु के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हम, और ये समझना चाहते हैं, आप एक बहुत बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया फोरम को लीड करते हैं और आपसे बहुत सारी बारीकियां हम समझना चाहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भारत में विदेशी निवेश की बात होती है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI की बात होती है, उसको लेकर भारत काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव ज़रूर है, काफ़ी अट्रैक्टिव भी भारत में है विदेशी निवेश, लेकिन क्या वो और आसान बन सकता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए? आपकी नज़र में क्या कुछ और किया जाना चाहिए? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे जी पे आने का मौका दिया। मैं आपको बताना चाहूँ कि 2020 से दुनिया बदल चुकी है। आफ्टर कोविड-19 द फेवरेट नेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज चाइना। और आप देखेंगे कि उसके पहले पिछले 40 सालों में चाइना में हिंदुस्तान के मुकाबले 6 गुना से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ। इंडिया में करीब 600 बिलियन हुआ, तो चाइना में 3,700 बिलियन डॉलर हुआ। तो चाइना वाज मोस्ट फेवर्ड नेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बट क्या हुआ है कि 2020 से दुनिया का जो रुख है वो भारत की तरफ आ गया है, क्योंकि 2 ही ऐसे बड़े देश हैं जिनमें बड़ी बड़ी मार्केट है, जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। इंडिया में भी करीब 1.4 बिलियन है, चाइना में भी उतने ही लोग हैं, बट इंडिया में यंग लोग ज़्यादा हैं, बिकॉज इंडिया में 50% पॉपुलेशन यंग है। तो जो फॉरेनर्स हैं जो दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका नियरली 50 to 60% इन्वेस्टमेंट अपनी कंट्री में रहता है और बाकी इन्वेस्टमेंट बाहर की कंट्रीज में रहता है। तो जो लोग बाहर की कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, उनमें आज की तारीख में जो इंडिया है वो मोस्ट फेवर्ड नेशन के रूप में उभर रहा है। परंतु अपने यहाँ जो पॉलिसीज हैं अभी फॉरेनर्स के लिए ठीक से नहीं बनी। हम लोग उलझे हुए हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, OCI में ना OCI की बात कर रहा हूँ ना नॉन रेजिडेंट इंडियन की बात कर रहा हूँ, मैं फॉरेन नेशनल्स की बात कर रहा हूँ, who can be American, who can be Britishers, who could be Japanese, who could be Singaporean or any such people, जिसमें कि OCI भी इंक्लूड हो सकते हैं, which is a very small percentage of the population। तो ये जो फॉरेनर्स हैं ये अपना इन्वेस्टमेंट उस बेसिस पे करते हैं कि जहां उनको लगता है कि उस देश का लॉन्ग टर्म रिटर्न्स अच्छे हैं, और इसके हिसाब से वो इन्वेस्ट करते हैं कि मार्केट कैसी है और पिछले अगले 30 साल में 50 साल में क्या उनका रिटर्न आएगा। तो उन लोग के लिए आज की तारीख में भारत जो है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में आ रहा है, और इसीलिए भारत को एक बहुत बड़ा इस समय मौका है कि वो अपनी पॉलिसी ऐसी बनाए जिसमें कि जो फॉरेनर्स हैं वो उनको अलग से रखा जाए, OCI से मिक्स ना किया जाए। अभी जो लेटेस्ट गवर्नमेंट ने कहा है कि OCIs आर नॉट विल बी ट्रीटेड लाइक फॉरेनर्स, वो ठीक कहा है, क्योंकि OCIs आर फॉरेनर्स और उनको फॉरेनर जैसे ही ट्रीट करना चाहिए, NRI से नहीं मिलाना चाहिए। NRI अलग चीज है, OCI अलग चीज है, फॉरेनर्स अलग चीज है, बट OCIs आर ऑल्सो फॉरेनर्स। तो इसलिए उन लोग के लिए जो पॉलिसी है उसमें ये जो 180 डेज का चक्कर है कि आपको वहाँ पे ग्लोबल टैक्स देना पड़ेगा, उससे बहुत से फॉरेनर्स यहाँ रहते नहीं है, इन्वेस्ट यहाँ करते हैं परंतु रहते हैं जाके सिंगापुर में बसेंगे या दुबई बसेंगे या हांगकांग बसेंगे और या लंदन बसेंगे, फिर वहाँ से यहाँ आते हैं 6 महीने के लिए, क्योंकि वो अपना डबल ग्लोबल टैक्सेशन नहीं देना चाहते। तो उनके लिए आपके लिए एक पॉलिसी बननी जरूरी है, जिसके लिए ये फोरम बनाया गया है। एब्सोल्युटली डॉक्टर मोदी, आपने काफ़ी जो पॉइंट्स है वो हाईलाइट यहाँ पर की हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। स्पेशली मैं आपसे जो PLI स्कीम है, अब काफ़ी बढ़ चढ़कर उसकी चर्चा हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा कैसे मिलेगा, लेकिन आपको लगता है PLI स्कीम से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होगी? देखिए, PLI स्कीम बड़ी लिमिटेड है, वो खाली प्रोडक्शन रिलेटेड है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो आएंगे यहाँ पे पूरा देश डेवलपमेंट के लिए। तो जैसे जितनी स्मार्ट सिटीज हैं,
स्मार्ट सिटीज में आपको डेवलपमेंट की जरूरत है, जिसमें कि प्रोडक्शन भी चाहिए, बट उसके अलावा पूरी सिटीज का भी डेवलपमेंट चाहिए, लोगों के रहन सहन का एक चेंज चाहिए। तो PLI इज अ वेरी लिमिटेड स्कीम। हाँ, जब आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, चाइना में जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो चाइना में पूरी की पूरी जो देश है वो एक डेवलप देश जैसे डेवलप हो रहा है। इंडिया में भी 2015 में सरकार ने स्कीम बनाई थी कि हम 100 स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, और एक सिटी बनाने में कम से कम $1 ट्रिलियन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे शहर बनाना तो दूर, काम भी नहीं शुरू हुआ। और ये जो था कि 100 सिटी ऐसी बनाएंगे कि 100 सिंगापुर हम भारत में बनाएंगे, तो जिससे कि भारत में अर्बन डेवलपमेंट भी होगा और रूरल डेवलपमेंट भी होगा। तो ये जो अर्बन डेवलपमेंट का जो स्कीम थी वो शुरू ही नहीं हो पाई, वो चली ही नहीं पाई। और आज आपने देखा होगा कि एक भी स्मार्ट सिटी जो हमारा एक सपना था प्राइम मिनिस्टर का, वो वहीं का वहीं रह गया है, और एक भी सिटी आगे नहीं आ पाई है। तो इसलिए प्रोडक्शन लिंक बोनस इज वन थिंग विच इज एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी। ये जो हम बात कर रहे हैं, पूरे देश को एक विश्व की ताकत बनाने की बात कर रहे हैं। आज चाइना क्यों विश्व में अपने को एक ताकत के रूप में दिखा चुका है, क्योंकि वहाँ के जो शहर हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो टेक्नोलॉजिकली अदरवाइज पूरी दुनिया से कॉम्पीट कर रहे हैं। गांवों में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इज नॉट इजी। जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है वो शहरों में होता है, उसके लिए आपको शहर भी डेवलप करने पड़ेंगे। और भारत ने ये स्कीम बनाई थी 100 शहर बनाने की, जिसके लिए भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत है। एब्सोल्युटली। तो कुल मिलाकर डॉक्टर मोदी आपकी बातों से समझे कि अगर FDI में बढ़ोतरी चाहिए भारत में, और जिससे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत चीन की अर्थव्यवस्था को भी पीछे छोड़ सकता है, उसको अट्रैक्टिव बस बनाने की जरूरत है। बस जरूरत है कुछ टैक्स नियम आसान बनाने की। और इस पर बहुत सारे बातों पर रोशनी डालने के लिए और अपनी बात पहुंचाने के लिए शुक्रिया डॉक्टर मोदी, आप हमारे साथ मनी गुरु और जी बिजनेस पिक के शो में शामिल हुए। थैंक यू सो मच। मैं 2 बात और कहना चाहूंगा, यदि आप मुझे टाइम दें। पहला ये कि भारत के जो यूथ है, समय थोड़ा कम है इसलिए थोड़ा सा पॉइंटेडली। बिल्कुल। हाँ, तो पहली चीज ये है कि भारत की जो पॉपुलेशन है 50% 25 साल से कम की है। और दूसरा, भारत की जो पॉपुलेशन है जो कि पैदा नहीं हो रही है, वो भारत में 2.5 करोड़ बच्चे रोज साल में पैदा होते हैं, जबकि चाइना में खाली 1 करोड़ 40 लाख होते हैं और अमेरिका में खाली 30 लाख है। तो फ्यूचर जो है वो भारत का है, इसलिए भारत को अपनी सोच अपने हिसाब से बनानी चाहिए। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर मोदी, आप हमारे साथ शामिल हुए। ये डॉक्टर BK मोदी से हमने बात की, ग्लोबल चेयरमैन है फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया फोरम से, जो जी बिजनेस के हमारे शो मनी गुरु में शामिल हुए। और हमारे साथ जो टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग शामिल हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया करते हैं। तो आज के मनी गुरु में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।